नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करती हूँ कि निरंतर रूप से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता अंधेरे में, जो उनकी सर्वाधिक लंबी कविता है और काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित आखिरी कविता है। इसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं और यह इसका 5वां भाग है। लंबी कविता होने के कारण इसके इतनी सारी कक्षाएं हमें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी कक्षा हो जाना संभव नहीं है और हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते। पूरी कविता हमको पढ़नी है। तो इसीलिए जब भी आप इस कविता को, यदि आप ये आज पहला वीडियो देख रहे हैं, तो जो इसका फर्स्ट वाला वीडियो है जिसमें पृष्ठभूमि में इसकी समझाती हूँ कि किस पृष्ठभूमि में यह कविता लिखी गई है, तो वो पहला वाला वीडियो आप देखें और किसी भी कविता को पूरा देखें। वीडियो की लेंथ देखकर आप बंद न कर दें, क्योंकि अगर आप किताब खरीद के लाएंगे बाजार से तो भी आपको ये तीनों कविताओं के लिए पूरा काव्य संग्रह ही खरीदना पड़ेगा और फिर भी आपको पूरा ही पढ़ना है। तो पूरा पढ़ें, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप अवश्य देखें। ये हो गई बात आज की हमारी कक्षा से। साथ ही साथ इसमें जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए वो भी हम देखते हैं। दूसरी जो एक बात मुझे आपसे कहनी है कि वर्तमान समय में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और आपको जानकारी भी होगी उन विवादों के लिए। विस्तार से चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, मेरा काम पढ़ाने का है। लेकिन क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसे व्यर्थ के विवादों से आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उन विवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे देश का, समाज का या हमारा कुछ हित हो। तो उन विवादों को आप रोक नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके के गलत वीडियोस को आगे भी न बढ़ाएं आप लोग, ठीक है। और अपना जो समय है वो अपनी तैयारी में दीजिए। मैं अब आपसे बार बार कह रही हूँ कि लॉकडाउन खुलते ही, यानी सभी राज्यों से जब लॉकडाउन खुल जाएगा, नई वैकेंसीज आएंगी और भारी संख्या में आएंगी। ये सुनहरा मौका है आपके पास नेट परीक्षा पास करने का और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पास करने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे हम तैयारी करते हैं नेट परीक्षा की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। अभी से तैयारी करते हैं क्योंकि यही सब उसका भी सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ गई उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी तैयारी अभी से कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। कवि निरंतर विपरीत परिस्थितियों से, नाना प्रकार की कठिन परिस्थितियों से जूझता है, लेकिन फिर भी वह अपना साहस और मनोबल को टूटने नहीं देता। पूरा साहस बटोरकर पुनः वो गलित परिस्थितियों से, दुर्गम परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या विचार करता है मन में, या क्या कहना चाहता है कवि? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। विभिन्न बार, बहुत बार यह परीक्षा में पूछा गया है, नेट परीक्षा में भी पूछा गया है, बहुत से राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया और पीजीटी में भी यह लाइन पूछी जाती है। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी। तो अब कवि कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध हमें अभिव्यक्ति अपनी देनी ही होगी, सारे खतरे उठाने होंगे। जो बने बनाए मठ और गढ़ हैं, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने स्थान बना रखे हैं, स्वयं को सुरक्षित कर रखा है, जहां उनको तोड़ना ही होगा ताकि गलत जो चीज़ है उसको ख़त्म किया जा सके, गलत विचारधारा को, गलत नीतियों को समाप्त किया जा सके। तो उनके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी ही होगी। हमें दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना होगा, तब जाके, यानी हमें पहाड़ चढ़ना होता है ना, कहते हैं कि ये काम तो पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं हो सकता आसानी से, यानी बहुत लंबा रास्ता और कठिन रास्ता हमें तय करना होगा। तब जाकर हमें मिलेगा वह अरुण कमल जो वहाँ पे कांपता रहता है। ले जाने उसको धसना ही होगा, यानी अंदर जाना ही होगा, हमें गहराई में उतरना होगा, तब जाकर हम उस अरुण कमल को पा सकते हैं। स्वतंत्रता, स्वाधीनता और खुशियों के, प्रसन्नता के, देशभक्ति के उस अरुण कमल को पा सकते हैं। उसके लिए हमको धसना ही होगा, ठीक है। वो बाहें जिसमें वो अरुण कमल, लाल कमल हमें मिलेगा, वो बाहें तभी मिलेंगी और उसके लिए हमें धंसना ही होगा, गहराई में उतरना ही होगा। झील के
हिम शीत सुनील जल में। तो जो वो नीला जल है, झील का जो जल है, हिम शीत बर्फ जमा हुआ जल है, उसमें चांद उग आया है गलियों की, उसमें हमें धंसना ही होगा। इसको वो दूसरी पंक्ति यहीं तक देखेंगे, जल के झील के ठंडे जल में हमें, जो बर्फ की तरह बर्फीले ठंडे जल में हमें उतरना ही होगा। और भी पंक्ति आप सुनते रहते होंगे। एक और पंक्ति है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जब भी हमें कोई चीज हासिल करनी है तो फिर हमें गहराई में उतरना पड़ता है। जैसे कि बात करूं, अभी हमारा लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें गहराई से चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतिहास की एक सामान्य सी ज्ञान हम प्राप्त कर लें और कुछ कविताएं पढ़ लें और हमारा काम चल जाएगा। नहीं, उसकी जो पहली सीढ़ी है नेट परीक्षा, उसका सिलेबस इतना लार्ज है कि अगर आपने वो सबका अध्ययन कर लिया ना, तो आप स्वतः ही हिंदी साहित्य के विद्वान बन जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे हरियाणा की वैकेंसी हो, चाहे राजस्थान और यूपी में आने वाली हो, उस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर कर सकता है, एक आध कविता को इधर उधर कर दे, नए जोड़ दे, कुछ हटा दे, बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास तो वही रहेगा। जिन लेखकों की किताबें आपको नेट में पढ़नी है वही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी फॉलो करनी है, लेकिन गहराई से समझना होगा। रट्टा मार के अब यह परीक्षाएं पास नहीं की जा सकती। और ज्ञान प्राप्ति के लिए तो कोई भी शॉर्टकट होता ही नहीं है, गहराई में उतरना ही पड़ता है। चांद उग आया है गलियों की, आकाशी लंबी सी चीर में तिरछी है किरणों की मार, उस नीम पर जिसके की नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य आकार। अब जैसा कि कविता का नाम ही है अंधेरा, तो नीला और काला यानी नीला नीला वातावरण, चारों तरफ अंधेरा ही व्याप्त है, लेकिन उस व्याप्त अंधेरे में भी एक दिया जलता रहता, आशा की किरण हमेशा चमचमाती रहती है पीली रोशनी लिए। मकानों के बड़े बड़े खंडर जिनके की सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती, महकती रात रानी फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी न लगती। क्या होता है, जो खंडर हो गए मकान, क्योंकि वहां से लोग खाली करके चले गए, उनके मिट्टी वाले भागों में रात की रानी महकती रहती है फूलों से लदी हुई, लेकिन तारों की टपकती अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो भी महक वगैरह है, वो उतनी अच्छी अब नहीं लगती। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, वो अच्छी नहीं लग रही है रात रानी महकती हुई, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। तो इसीलिए फिर वो वहां से भी कभी भागता है और कई मोड़ घूम घूम के पार कर गए। उसके बाद क्या होता है, ध्वस्त दीवारों के उस पार कहीं पर बहस गरम है। जब दीवारें टूट गई हैं, उनके उस पार कोई बहस चल रही है, गर्मा गर्म कोई मुद्दा चल रहा है, यानी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। दिमाग में जान है, दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। दिमाग में जान भी है, दिलों में मेरे दम भी बहुत है, सत्य से सत्ता के साथ मैं युद्ध भी करने को तैयार हूँ, जैसे गांधी जी ने किया था सत्य के मार्ग पर चलकर, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। लेकिन बहुत सारी कमियां हैं जो मेरे साथ हैं। पाता हूँ सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, लेकिन मैं देखता हूँ कि अंधेरे की जो सुरंग है उसमें सब लोग चुपचाप चल रहे हैं। दृढ़ पद गंभीर बालक युवागण मंद गति नीरव, किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं, कोई आग जल रही तो भी अंतःस्थ। वो कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि सभी लोग अपनी किसी बात में व्यस्त हैं, निजी बात में व्यस्त हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई आग जल रही है, यानी विचारों में तो आंदोलन हो रहा है, लेकिन सब अंतःस्थ, लेकिन सब भीतरी भीतरी है, बाहरी रूप से कुछ भी प्रकट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार पार बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे में रहता हूँ अकेला। पश्चात पद हूँ, यानी पीछे रहने वाला हूँ, पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य अद्भुत, लोगों की मुट्ठियां बंधी हैं, अंगुली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल। यह क्या, मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोच सहा, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला।
क्योंकि तो सारे लोग मेरे विचारों को लेके, मेरी जो कमजोरियां उनको दूर करते हुए, मेरे विचारों को, मेरे विवेकों को लेकर, रत्न मणियां रूपी जो विवेक है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं इसको विस्तार से, उनको लेकर लोग बढ़ रहे हैं। यानी लोग मेरे विचारों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कवि को लगता है, उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं उत्साहपूर्वक। किंतु मैं बौद्धिक जुगाली करने में, जुगाली होती है ना, भैंस खाना खाने के बाद देखते हो आप, ये पशु बैठे रहते हैं, फिर मुंह चलता रहता है, उस खाने को पचाते रहते हैं, तो वो कहते हैं मैं फालतू में अपने बौद्धिक विचारों की जुगाली में लगा रहता हूँ। तो जुगाली करने यानी बार बार जो बीत चुका है उसी के बारे में विचार करने लग रहा हूँ। गलियों के अंधेरे में भाग रहा हूँ मैं, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा। कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने से लगती है चर्चा, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार, व दबी हुई संवेदनाएं, व अनुभव, पीड़ाएं जगमगा रही हैं। यह सब क्या है? वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कोई पर्चा दे जाता है, यानी प्रत्यक्ष मेरे सामने उन चीज़ों को रख जाता है, लेकिन उसमें क्या देखते हैं? गुप्त विचार है, उनकी स्वयं की संवेदना और अनुभव है। आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा सी फैली, शब्दों के व्यूह में ताराएं चमकी, तारक दलों में भी खिलता है आंगन, जिसमें कि चंपा के फूल चमकते, शब्द आकाशों के कानों में गहरे तुलसी के श्यामल खिलते हैं, चेहरे चमकता है आश मनोज्ञ मुखों से, परिजात पुष्प महकते। श्यामल और नीले दो रंगों का बार बार इस कविता में वर्णन आया है। अब उन्हें सब कुछ, यानी पूरी जो प्रकृति के उपादान है उनमें सब में कुछ ना कुछ उन्हें प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ संकेत वो महसूस करते हैं कि जैसे आसमान लकीरों के बीचों बीच में झांक रहा है, वाक्यों की जो पंक्ति है वो आकाश गंगा सी फैल गई है, शब्दों के व्यू हैं, यानी जिनके माध्यम से, देखिए व्यू रचना होती है ना, अभी तो महाभारत ही देखिए तो सभी समझते होंगे, तो ऐसे ही शब्दों की व्यू रचना की जाती है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, सामने वाले के समक्ष तर्क प्रस्तुत करने के लिए। तारक दलों में भी आंगन खिल रहा है, और जिसमें कि चंपा के फूल चमकते हैं, शब्दाकोशों के कानों में गहरी तुलसी के श्याम खिलते हैं। ठीक है, ये सब सही लिखा हुआ है स्पष्ट ही। चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से, और जो वो कहना चाहते हैं, जिस आशय से जो बात कहना चाहते हैं, वो उन मनोज्ञ मुखों से झलकती है। पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नभ पर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित, प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराए व राहों के मोड़ पर, सड़क पर खड़ा हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ, मनवाता अड़ा हूँ, और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई रंगी हुई लगती हैं, स्वप्न की कोमल किरणें की मानो घनीभूत संघनित द्युतिमान शिलाओं में परिणित। ये सब दृढ़ीभूत कर्म शिलाएं हैं जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी, यानी कि कर्म के द्वारा ही जो सपनों की मूर्ति, जो स्वप्न हमने देखे हैं, उनको साक्षात कैसे कर सकते हैं, हम उनको प्रकट कैसे करते हैं? अपनी दृढ़ कर्म के माध्यम से। सस्मित सूख कर जिसकी कि किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ, सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती है, यानी जिंदगी की जो सीमा है, सरहद है, वो कहाँ जाती है? सूर्यों के आंगन के भी पार जाती सी दिखती है। मैं परिणित हूँ, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को। तो मुक्ति वो स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, जो स्वतंत्रता का वादी हो, जो स्वतंत्रता का विरोध करने वाला हो, ऐसा कोई भी पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय समाज को नहीं बदल सकता और छल नहीं सकता मुक्ति के मन को। यानी मुक्त, दो अर्थ लगा सकते हैं मुक्ति का, एक मुक्ति बोध के मन को कोई छलावा छल नहीं सकता, और दूसरा मुक्ति आज़ादी के मन को कोई भी पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय नहीं बदल सकता, छलावा नहीं दे सकता। स्वतंत्रता का विरोधी व्यक्ति छलावा नहीं दे सकता। सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जीने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब प्रसंग आ गया तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी बैठ के अपशब्द बोलें, है ना। और अपशब्द सामने वाला व्यक्ति बोल भी इसीलिए पाता है क्योंकि जो सुन रहे हैं, है ना, आजकल तो ये विवाद चल रहा है ना, अपशब्द बोल के पैसे कमा रहे हैं लोग, और सामने वाले उनको सुन रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मानसिकता का स्तर कहाँ जा रहा है, ये तो
सुनने वाले और वो सुनाने वाले जाने, लेकिन गलत है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये गलत है। स्वस्थ समाज के लिए ये सही नहीं है यह दिशा। ठीक है, तो जो लोग इतना अच्छी अच्छी बात कह रहे थे, मुक्ति बोध जैसे जो सामाजिक हित में बात कर रहे थे, उनको तो सरकार और दबा रही है, लेकिन वर्तमान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, उसकी भी बहुत बड़ी कीमत भारत को आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि युवा वर्ग कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है इन सब चीज़ों से। आगे देखते हैं 8वें नंबर का दृश्य। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान, हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी, गर्मी का आवेग। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जन मन उद्देश्य। पथरीले चेहरों के खाके ये कसे ड्रेस घूमते हैं यंत्रवंत, वे पहचाने से लगते हैं वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। वह स्थिति है उस समय। सब चुप, साहित्यिक चुप, कवि जन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं, उनके ख्याल से यह सब गप है मात्र किंवदंती। यानी वो लोग सच्चे को देखकर भी, ये जो वर्ग है, साहित्य है, साहित्यकार हैं, कविजन है, शिल्पकार हैं, चिंतक है, नर्तक है, सब चुप है, क्योंकि उनके ख्याल से तो मात्र यह किंवदंती है। रक्तपाई वर्ग से नाभि नाल बद्ध ये सब लोग वो रक्त के जो प्यासी सत्ता होती है ना, उससे नाभि नाल के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि इन सब का काम कहाँ से चल रहा है? जो लोग सत्ता में आसीन हैं उनके माध्यम से इन लोगों का काम चल रहा है। नपुंसक भोग शिला जालों में उलझे, ये सब लोग नपुंसक हैं, ये भोगों की शिला जालों में उलझे हुए हैं। प्रश्न की उथली सी पहचान राह से अनजान वाक्रुदंती, चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। ये सब लोग नपुंसक हैं, ये क्या विरोध करेंगे गलत चीज का? क्योंकि इनका तो रोजी रोटी ही वहीं से चल रही है। होता यही है कि एक जो बड़ा आदमी होता है ना, उसका विरोध करने का कोई भी साहस नहीं करता, और सब लोग सोचते हैं कि अगर यदि हम इसका चापलूसी करेंगे तो कुछ फायदा हमारा भी हो जाएगा, और गलत चीज को बढ़ावा देने के लिए उस गलत आदमी के साथ जुड़ जाती है जनता। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल, गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन उर शूर। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, यानी खरीद लिया गया है, कृत यानी खरीदा हुआ, कृतदास बौद्धिक वर्ग को खरीद लिया है। किराए के विचारों का उद्भास है, बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गई, यानी कालिक पुत गई, नपुंसक हो गई है श्रद्धा, सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। जो श्रद्धा भावना होनी चाहिए वो है ही नहीं, क्योंकि लोग ऐसे हैं ही नहीं कि उनके प्रति श्रद्धा, सब बिके हुए खरीदे हुए दास के समान आचरण कर रहे हैं। वही बात कह रहे हैं जो सत्ता वर्ग कहलवाना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि उनकी जो श्रद्धा है सड़क के नीचे जो गटर बना है उसमें छिप गई है। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां, एक स्प्लिट सेकंड में शत साक्षात्कार, टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने, रक्त में बहती हैं शान की किरणें, विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई, ठीक है, क्योंकि जहरीले मेघों से हर बार धुएं निकल रहे हैं। जहरीले मेघ हैं तो जहरीला ही धुआं फैलाएंगे, तो वो सब के कारण क्या हुआ? विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई, कहीं आग लग गई और कहीं गोली चल गई। राह के पत्थर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए, मिट्टी के लौंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया, धूल के कण में अनहद नाद का कंपन खतरनाक। लेकिन अब क्या है, जब अभिव्यक्ति के खतरे आप उठाने लग जाते हैं, सही बात को कहने की आप हिम्मत जुटा लेते हैं, तो क्या होता है? राह के पत्थर के अंदर भी पहाड़ों के से झरने मिलने लगते हैं, मिट्टी के लोदों में भी भक्ति की अग्नि का उद्रेक होने लगता है, धूल के कण से भी अनहद नाद प्राप्त होने लगता है। यह सब खतरनाक लगता है। मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े धम से, घूम उठे खंबे भयानक वेग से चल पड़े हवा में, दादा का सोंटा भी करता है दाव पेच, नाचता है हवा में, गगन में नाच रही कक्का की लाठी, यहाँ तक के बच्चे की पैपे भी उड़ती, तेजी से लहराती घूमती है हवा में, स्लेट
पट्टी। यानी क्या हुआ, अब सभी लोग जब जागृत हो जाते हैं तो बच्चे क्या, बूढ़े क्या, काका क्या, सभी लोग अपने अपने हथियार जो भी हैं उनके, डंडे लाठी स्लेट पट्टी जो भी है, सब उनको ले लेके उठ खड़े हुए। एक एक वस्तु है या एक एक प्राणाग्नि बम है, ये परमास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र हैं, यम है। क्या है ये स्लेट पट्टी या लिखने का अधिकार, कलम, मात्र कलम ही नहीं है, उसके द्वारा आप क्रांति भी ला सकते हो। तो ये प्राणों की अग्नि है, बम है, परम अस्त्र है। क्या है ये साक्षात मृत्यु है, यम है। शून्य आकाश में से होते हुए वे अरि पर ही टूट पड़े अनिवार्य। शून्य आकाश में से जाते हुए वो अरि यानी शत्रु पर टूट पड़े अनिवार्य, लगातार अरि शत्रु पर टूट पड़े। यह कथा नहीं है, ये सब सच है। हाँ भाई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, ये सब मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये सच्चाई है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होगा। किसी एक बलवान तम श्याम लुहार ने बनाया कर्णों का वर्तुल ज्वलंत मंडल, स्वर्णिम कमलों की पाखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती हैं उससे, और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा है लोहे का चक्का। चिनगारियां स्वर्णिम नीली व लाल लाल फूलों सी खिलती, कुछ बलवान जन सांवले मुख से चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी, घनमार उसी प्रकार आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा है संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब युग बदला है वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। तो अब क्या किया जा रहा है, जिस प्रकार एक लुहार अपना औजार तैयार करता है ना, उस प्रकार संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर, प्रयोगवादी कवि है, नया प्रयोग कर दिया इन्होंने। तो आत्मा के चक्के पर क्या चढ़ाया जा रहा है, संकल्प शक्ति। यदि हम अपने आत्मा के चक्के पर ये संकल्प कर शक्ति धारण कर लें कि अब की बार हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, अन्य कोई विकल्प है ही नहीं, बन के ही रहना है भाई 2021 में हमें, तो क्या होगा, हम अवश्य ही कामयाब होंगे। गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के। अब जंगल कैसे, जिंदगी के जंगल, भाई जिंदगी के कमरों में ही तो अंधेरा व्याप्त था और जिंदगी के ही जंगल जल रहे हैं। जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों से बहती वेदना नदियाँ, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियाँ ज्वलंत अपने बिंब फेंकती वेदना नदियाँ, जिनमें की डूबे हैं युगानुयुग से मानो की आंसू। वेदना की जब नदियाँ होंगी तो पानी किसका होगा, आंसू का ही होगा। पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है, जिसमें श्रमिक का संताप वह जल पीकर मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर। विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संघर्ष, मानो की ज्वाला पंखुड़ियों से घिर हुए वे अब अग्नि के शतदल कोश में बैठे द्रुत वेग बहती हैं शक्तियां निश्चयी। तो अब युवा वर्ग या कभी कल्पना कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अब, लेकिन ये सब काम हुए तो हुए, लेकिन अब युवा वर्ग चेत गया है बहुत तीव्र वेग से, उसकी जो निश्चय शक्तियां हैं वो उसके अंतर्गत समाहित हो गई हैं, चल रही हैं। यानी कि उनको श्रमिकों की, किसानों की, और जो वृद्धजन है, सब चीज़ों की, देश की चिंता है युवा वर्ग को। अब वह उठ खड़ा हुआ है, निश्चित ही परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एकाएक फिर स्वप्न भंग, फिर उनके विचारों की तंद्रा टूटती है और दूसरी तरीके का विचार मन में आता है मुक्तिबोध जी के। कैसा, बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जो उम्मीद लग रही थी ना युवा वर्ग से, वो भी बिखर जाती है, फिर अकेले हो जाते हैं। मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए, पर उन दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। मैं उन सपनों को खोजता हूँ आशय, अर्थों की वेदना घिरती है मन में अजीब झमेला। अब अजीब झमेला है कि ये सपने मुझे दिखाई दे रहे हैं साक्षात, उनके मैं अर्थ खोजता हूँ, क्या आशय है, ये सब चीज़ मुझे क्यों दिख रही हैं, अरुण कमल का क्या मतलब है, रक्ताभ पुरुष का क्या मतलब है, कौन है जो मुझे बार बार संकेत दे रहा है, इन सबको मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो इनके अर्थों की जो वेदना है उससे मेरा मन घिर जाता है। घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास, आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है, जग भर दिखती है सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। अब कवि की कल्पना इतनी सुंदर है कि उसको चीज़ों में समझ में नहीं आ रहा, झमेला लग रहा है, लेकिन सुनहरी तस्वीर उसको दिखाई दे रही है। तो फिर
उसको मतलब एक प्रेम भावना उसकी देश के लिए, समाज के लिए होती है, क्योंकि एक आशा की किरण है जो वो सोच रहा है, जो स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, जो आशा जगी है, उसके कारण जो अभी तक हम नीला और काली चीज़ें जो दिख रही थी अब उसको सुनहली तस्वीरें दिखने लगती हैं, जैसे कि अचानक ही उसने प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु की निबाहों ने आकर कस लिया था इस भांति कि मुझको। तो अब वह जो स्वप्न है, सुंदर स्वप्न है, उसके देश के लिए, समाज के लिए, युवा वर्ग के लिए, कहीं ना कहीं उस अभी तक तो आशंकाएं थी उनके मन में, बहुत सारी डर था, अभी भी गोली चल रही है, अभी भी कहीं ना कहीं विरोध को दबाया जा रहा है, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं से क्रांति के स्वर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, युवा वर्ग से उनकी आशा बन रही है। तो प्रेम का मतलब अब तक आशंका की बात थी, लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं प्रेम की। जग भर दिखती हैं सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु की निबाहों ने आकर कस लिया था इस भांति कि मुझको स्वप्न स्पर्श की चुंबन की याद आ रही है, अज्ञात प्रणयनी कौन थी। अब वो उनको अपना वो वाले सपने से प्रेम हो जाता है, यानी भारत के लिए जो सुंदर, जहाँ सब कुछ स्वतंत्र होगा, सब कुछ अच्छा होगा, अपनी भारत माता के प्रति जो सुंदर स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न से उन्हें प्रेम हो जाता है। और वो कहते हैं कि वो अज्ञात प्रणयनी कौन थी जिसने अचानक ही आकर अपने प्रेम पाश में मुझे बांध लिया। कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर, क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? हाय यह वेदना, स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। अब क्योंकि ये रात का समय गुजर चुका है, अंधेरा समाप्त हो चुका है, सुनहरी सूरज की किरणें आंगन में बिखर रही हैं और गैलरी में बिखर रही हैं। अब वो सोचते हैं कि वह प्रेमिका कौन है जिसने आके मेरे मन को प्रसन्न कर दिया और वेदना, स्नेह की गहरी, प्रेम की गहरी वेदना को जागृत कर गई। हाय क्यों जगा गई। सब और विद्युत तरंगनीय हलचल, चुंबकीय आकर्षण, चारों ओर बिजली की तरंगों की सी हलचल हो रही है और एक चुंबकीय सा आकर्षण है, यानी कि जो स्वयं की तरफ खींच रहा है। प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण है बेमाप। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना प्रकाश है, आलोक यानी प्रकाश, अलग अलग वातावरण है जिनको कि बेमाप, उनको मापा नहीं जा सकता। इस तरीके के अलग अलग वातावरण हैं। प्रत्येक छाया के, प्रत्येक अर्थ की छाया में है अन्य अर्थ छलकता साफ साफ, यानी कि प्रतीकार्थों का यह प्रयोग किया गया है। एक बात का एक ही अर्थ नहीं है, बल्कि हर बात, हर प्रकृति का उपादान अपने एक अर्थ में एक दूसरा भी अर्थ छुपाए हुए है। हर बात के दुहरे दुहरे अर्थ हैं। छलकता साफ साफ डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेखक, मेरे इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रेक्षक। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मन यह अंतरिक्ष वायु में सहरा। और जो जो मेरे विचार हैं इनको कौन देख रहा है? केवल जो किताब रखी हुई है महान ग्रंथों की, उसकी डेस्क पर उनके जो लेखक हैं वो देख रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं देख रहा उस बंद कमरे में उन विचारों को। कमरे में आकाश उतरता है और ये मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहर जाता है। उठता हूँ, जाता हूँ, गैलरी में खड़ा हूँ, एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में, सड़कों पर, लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में। अब यह जो कविता है अपने अंत की ओर है, कविता अंत की ओर है। बाकी मुक्तिबोध तो इस कविता के माध्यम से सदैव के लिए अमर ही हो गए हैं। तो अब यहाँ उस गुहा का, जो हमने पहले पार्ट में जिस गुहा के विषय में हमने जाना था, देखा था ना, एक रहस्यात्मक गुहा जिस पर शिला का दरवाजा था, उसे खोलता तो वहाँ एक लाल बहुत साक्षात रहस्य पुरुष उनको दिखता है ना, वही वाला ये दोबारा लौट के आ गया है। जन धड़कता है दिल की पुकारने को, खुलता है मुंह की अकस्मात, वह दिखा वह दिखा, वह फिर खो गया किसी जन यूथ में। उठी हुई वहाँ यह उठी हुई रह गई, यानी उसको मुक्तिबोध नहीं पकड़ पाए, उसको थामने के लिए जो वहाँ उठी थी वो उठ के ही हाथ रह गया। अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति। अनखोजी, जो कभी खोजी ही नहीं गई, उस अपनी उस समृद्धि का वह परम उत्कर्ष है, जिसको जानना अभी बाकी है। उस परम समृद्धि का वह परम उत्कर्ष है, परम अभिव्यक्ति है। मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है। तो वो जो परम अभिव्यक्ति है वो मेरी गुरु है और मैं उसका क्या हूँ? शिष्य हूँ। गुरु है, वह गुरु है, गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलिस्मी खो में देखा था एक बार, हाँ आखिरी बार ही।
पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल, वह फटेहाल रूप तड़ित रंगीय वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव वह सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वही फटेहाल रूप। यानी कि सब परम अभिव्यक्ति फटेहाल रूप में है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है वह। इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी खोई हुई वह परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। जो परम अभिव्यक्ति मेरी खो गई है, जिसे मैं करना चाहता था, मैंने जो अभिव्यक्ति की भी जिसे मैं करना चाहता था, वो मेरी अभिव्यक्ति कहीं खो गई है और उसे मैं पूरी दुनिया की हर चीज़ में, अपने अंदर, दूसरों के अंदर, अपनी आत्मा में, राजनीतिक परिस्थितियों में, मानवीय क्रियाओं में, विवेक प्रक्रिया में, पठार में, पहाड़ में, समुद्र में, सड़क पर, गली में, हर चेहरे में झांक झांक कर देखता हूँ, लेकिन वो परम अभिव्यक्ति मुझे नहीं मिल पाती जो मेरी खो गई है। कवि इन शब्दों के माध्यम से गहरी संवेदना को प्रकट करते हैं, अपने जीवन की उस असफलता को प्रकट करते हैं, उस उद्विग्नता को प्रकट करते हैं, जो चाह कर भी, योग्य होकर भी जो परम अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाए, उसी का प्रतिरूप इस कविता में हमें देखने को मिलता है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह। तो ये जनवरी 2017 के सेकंड प्रश्न पत्र में पूछा गया था, दिसंबर 2015 के भी सेकंड प्रश्न पत्र में पूछा गया था। साथ ही कामायनी एक पुनर्विचारी, यह पुस्तक किसकी है यह भी बार बार पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आशा करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी और इसके माध्यम से मुक्ति बोध का जो संपूर्ण जीवन है ना, उनकी जो मानसिक उहाफू है उसको हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि किस कठिन स्थिति से, किस मानसिक, देखिए हमारे समाज में क्या होता है कि अगर शारीरिक चोट लग जाए या आर्थिक परेशानी हो जाए तो उसको परेशानी समझा जाता है, लेकिन मानसिक रूप से कोई व्यक्ति कितना भी व्यथित हो रहा हो उसके बारे में लोग नहीं जानते। देखिए डिप्रेशन है, अवसाद है, अब थोड़ा इसके बारे में समाज में बातें होने लगी हैं, बाकी इसको कोई नहीं समझ पाता और व्यक्ति अंदर ही अंदर अकेलेपन में घुट जाता है। उस घुटन को, उस अभिव्यक्ति को जो अभिव्यक्त नहीं कर पाए और जो कुछ, जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने अभिव्यक्त किया था उसको जब्त कर लिया गया था। तो ये सब कुछ जो हुआ उसको बहुत ही सुंदर नए नए प्रतीकों के माध्यम से अपने सपनों को अमूर्त से मूर्त करके मुक्ति बोध ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और सब समझ में भी आ गया कि कितनी कष्ट से मुक्ति बोध गुजरे हैं और देश और समाज के कल्याण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है। इसके साथ बहुत सारी बातें हमने सीखी और आज यह हमारी कविता समाप्त हो गई है। अगली कक्षा में हम किसी नई कविता के साथ या नई विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग सब्सक्राइब करना यदि भूल जाते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस बटन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार निःशुल्क रूप से आपको बेहतरीन सामग्री मिलती रहे तो आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें, थोड़ा सा मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं आपकी भी बेहतर सहायता कर पाऊँ। और वैसे आप लोग अपने स्तर पे ये करते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनसे कह रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।